Hello everyone, welcome to Study IS. You are hearing about this aspect of Iran, Israel, US war. एक अलग से एक नया एंगल जुड़ चुका है वेस्ट एशिया में. मिडिल ईस्ट कहीं ना कहीं हमें बार बार दिखता है कि इट हैज बिकम नाउ इट इज लाइक अनडिक्लेयर्ड है कि ये हॉटबेड ऑफ टेंशन है और रहेगा. अब ओवरऑल देखें ईरान को लेकर ये हमेशा प्रॉब्लम्स क्यों रेस की जाती है, तो उसमें बहुत से एंगल्स खुलेंगे. इस चीज का टेंशन जो अभी करंटली चल रहा है ये हो क्यों रहा है, इसको अगर थोड़ा सा हम देखें तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इरानियन रिवॉल्यूशन के बाद जो रेजीम चेंज आया, जो एक थियोक्रेटिक रेजीम आता है, अयतुल्ला अली खोमेनी जब उनके सुप्रीम लीडर आते हैं, पहलावी जो थे रजा शाह पहलावी, उनका जब टॉपल करके उनको हटाया जाता है, ये हमें काफी दिखेगा कि ईरान हैज सीन दैट जो थियोक्रेटिक रेजिम और आया और उसके बाद ये जो भी एक एस्पेक्ट बनता है, उसने कहीं ना कहीं उसी दिन दैट वेरी टाइम दे एनरूटेड द आइडिया ऑफ कि यूएस एंड ईरान के बीच में टेंशंस हमेशा से बन जाएंगे. बिकॉज एक तरफ तो आपने बार बार ये होता था कि ये चर्चा चलती थी कि भाई आपने ईरान की जो सरकार है वो एक तरह से वहां पर जो बनी हुई है उसको कहा जाता था कि वो पपेट है. इनफैक्ट अगर हम देखें जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे मुसादे, उनके टाइम में हमेशा हमें दिखेगा कि ईरान ऑलवेज यूज टू टैकल दिस पार्ट कि भाई वो चाहते थे नेशनलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम पार्ट्स, बिकॉज आपके बहुत से कोस्टल रीजन्स में आपको ईरान के वो दिखेगा कि यू समवेयर विल फाइंड दैट कि इसके डिस्कवरी ऑफ ऑयल के बाद से ये चीज हमेशा दिख रहा था कि कोस्टल एक्सपोर्ट एक बड़ा एक वेंचर ओपन हो जाएगा कि तेल हर कंट्रीज को चाहिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए. तो उन्होंने इस चीज को नेशनलाइज कर दिया क्योंकि ब्रिटिश पेट्रोलियम काफी ज्यादा अपना ऑयल इंपेरियलिस्ट मेजर्स चला रहा था. नाउ CIA एंड बाकी किसी तरह उन्होंने टॉपल किया मोसादे को और ज्यादा कंट्रोल इनके पास रख दिया. तो ये दिखता था कि ईरान एंड यूएस हैड वेरी गुड रिलेशंस, वेरी फ्रेंडली एंड फेवरेबल रिलेशंस थे. इनफैक्ट जब ईरान का व्हाइट रिवॉल्यूशन आ रहा है, वी कैन सी दैट समवेयर वी विल फाइंड दैट कि ईरान को सपोर्ट भी उस अकॉर्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस बाहर से भी मिलता है. बट ये जो रिवॉल्यूशन और ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ली जा रही है फिर भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन सोसाइटी फिर भी बढ़ा रही थी. एंड बाय द टाइम 78-79 तक जब हम पहुंचते सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ईरान हैड टू बी, मतलब ईरान में वो रिवॉल्यूशन वाज लाइक कि वो टाइम हैज कम वाला चीज आ गया. अब ओवरऑल अगर हम देखें तो ईरान का ऐसा, अगर मैं मैप ही क्यों मैं आपको दिखाना चाहता हूं स्ट्रेटेजिकली, आप देखो ईरान की झगड़ा कहां से चल रहा है, इजराइल के साथ चल रहा है, विच इज समवेयर आपका मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है. ईरान आपका पर्शियन गल्फ में है, तो इसके आसपास का इलाका है, यानी एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द रीजन फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू द पर्शियन गल्फ is already engulfed in certain kind of instability जब तक ये वॉर चलेगा. बिकॉज अभी क्योंकि प्रेसिडेंट यूएस ट्रम्प ने ऑलरेडी बोल दिया है कि 4 to 5 वीक्स का तो ये अभी रिटेलिएशन, ये जो अटैक है ये वॉर चलना ही चलना है, तो आप ऑलरेडी अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर चुके हैं. एंड जस्ट इसके आसपास का ये जो इलाका है व्हाट वी से एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम consider it as one of the most strategic choke point in recent times. ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC, उन्होंने क्या कहा कि इस एरिया से जो आपका पेट्रोल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांजिशन जो होता है, इसको हम बंद कर रहे हैं. अब डिमांड उतनी ही है बट सप्लाई ऑफ ऑयल इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड फ्रॉम दिस रीजन. सो व्हाट वी विल सी इज दैट कि आपका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई एकदम से डिसरप्ट हो रही है, आपके ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस एकदम से बढ़ेंगे. तेल के दाम आपको अभी एकदम से दिखेगा, बहुत से लोगों को पता है. अब इसी टाइम आप देख पाओगे स्टॉक मार्केट्स में भी बहुत एकदम से आपको कुछ कुछ जगह पे आपको एकदम गिरावट दिखेगी, इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है. वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऑयल के प्राइसेस और ये जो कमोडिटीज है जो काफी वोलेटाइल होती हैं
उनमें आप देखिएगा कि वो इसमें एकदम से करने लगते हैं, थोड़े टाइम के लिए करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस एकदम से राइज करने वाला है, कि अभी एकदम से डाल दो, तो जब एकदम प्राइस अब राइज होगा हम तुरंत पैसे निकाल लेंगे, प्रॉफिट अपना कुछ बुक कर लेते हैं। तो ये तो आपका ग्लोबल ट्रेड रूट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। अनादर मेजर जो इशू जो इस वॉर के साथ जुड़ा हुआ है इज समथिंग रिलेटेड टू कि अगर जैसे आपका यमन में ईरान का एक प्रॉक्सी है दैट इज कॉल्ड हूतीज, एंड जस्ट बिकॉज आपका ये रेड सी का जो एरिया है और ये जो गल्फ ऑफ सुएज है जिससे आप एशिया से आप यूरोप की तरफ ट्रेड आगे खींचते हो, अगर हूतीज ने अपना जो वो बार बार फ्रॉम टाइम टू टाइम वो करते हैं, वो रेड सी को कभी कभी रोकते हैं, बबल मंदेर स्ट्रेट और इन सब के एरिया को, अगर रेड सी ऑल्सो इज स्टॉप्ड, विच इकोनॉमिक सर्वे ने एक बार बताया था, जिनीटा शिपिंग इंडेक्स, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग रेड सी के रूट को अगर आपने रोका, आपका जो ट्रेड ट्रांजिट टाइम है वो विल आल्सो इंक्रीज, बिकॉज आप यहां से एक शॉर्टर रूट लेके आप यूरोप पहुंच सकते थे। अदरवाइज पहले आप क्या करते थे, अफ्रीका पूरा घूम के आकर फिर आप एशिया में एंटर करते थे। अगर वो चीज राइज हुआ तो आपका कहीं ना कहीं हम देख पाएंगे कॉस्ट ऑफ ट्रेड विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है, ट्रेड आपको शिपिंग चार्जेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। शिपिंग चार्जेस अगर इंक्रीज हुए किसी भी चीज के, अगर एशिया से ये ट्रांजिट रूट अगर चेंज हो जाए, यूरोप से ट्रांजिट रूट चेंज हो जाए, तो अब हम केवल ऑयल को नहीं देख रहे, डोंट जस्ट थिंक अबाउट ऑयल की बात तो अभी हमने कर ली, अब आप दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में सोचिए जो रेड सी के थ्रू जा सकते थे, और जस्ट बिकॉज यहां पे अगर किसी तरीके का अगर कुछ भी मतलब इंस्टेबिलिटी हुई या डिसरप्शन हुआ ट्रेड या सप्लाई का, it is going to create an heavy impact on almost all of the goods, almost 80 to 90% of the goods आपका कहीं ना कहीं ट्रेड जो हम अगर इस रूट से जो होता है, इस रूट से जो होता है उसके प्राइसेस इंक्रीज होने तय हैं, बिकॉज ये रीजन ऐसा है जहां पे आपको ये दिखता है कि आपको ये एक क्रूशियल ट्रेड रूट माना जाएगा, और अगर उस बेसिस में अगर आपका ये किसी तरीके से डिसरप्ट हुआ, आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेड इज गोइंग टू इंक्रीज एनी हाउ। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ये दो चीजें हो गई, एक तो ऑयल प्राइसेस हो गए और एक तो बाकी गुड्स के जो प्राइसेस है वो एंड सर्विसेज उसके प्राइस कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। अनदर मेजर एस्पेक्ट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर इज दैट कि व्हाट इफ एक ईरान ने ये जो प्रॉक्सी की बात की हमने हूतीज में, अभी आप देख पाओगे आज के समय में ईरान ने लेबनान पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। व्हाई इज इट सो? बिकॉज लेबनान इज अनदर proxy has also has one other proxy arm called as Hezbollah. हिजबुल्ला के साथ क्या है, हिजबुल्ला ने जब आयतुल्लाह अली खमेनी जो अभी करंट जो रिलीजियस लीडर थे इनकी जैसे डेथ हुई, रिटेलिएशन इनके साइड से भी आया इजराइल में, और क्यों एक तरह से बहुत काफी स्ट्रेटेजिकली है। देखो आप ईरान एंड इजराइल के बीच में आप डिस्टेंस देखो, काफी अच्छा खासा डिस्टेंस, ठीक है, आपको यहाँ पे आप मिसाइल्स ही केवल यूज कर सकते हो, तो आप मिसाइल्स का यूज करके कहीं ना कहीं आप वो करोगे, आपको फुट सोल्जर्स आपको भेजने में प्रॉब्लम आ सकती है। फुट सोल्जर अगर ईरान भी इधर भेजेगा तो भी उसमें टाइम आएगा, इजराइल भी भेजेगा तब भी उसमें प्रॉब्लम आएगा, उसके हम बात आगे इसके बाद हम इसी चीज में हम बात करेंगे ज्योग्राफिकली। अगर हम देखें लेबानन क्या है आपकी प्रॉक्सिमिटी में है ईरान के लिए, तो उन्होंने इजराइल पर अटैक उस अकॉर्डिंग किया। इजराइल नाउ इजराइल के लिए क्या हो रहा है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ आपको सेकेंड फ्रंट एक तरफ से ओपन करना पड़ रहा है, तो आपको डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा अपने आर्मी अपने डिफेंस वेपन सिस्टम्स को। हाउएवर ईरान का जिस हिसाब से साइज अगर देखो क्योंकि बहुत छोटा है तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना डाइवर्सिफाई नहीं करना पड़ेगा फ्रंट्स उस तरह से, बट स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज गोइंग टू हैपन इन एनी केस। नेक्स्ट एज आई सेड कि भाई ईरान में आप फुट सोल्जर्स क्यों नहीं रेज कर सकते, जैसे कि ट्रम्प बार बार कह रहे हैं, ऐसा क्या है कि वहां पे नहीं हो सकता। आप एक चीज देख पाओगे ईरान के केस में, ईरान का अगर एक साइड अगर आप देखो कोस्टल एरिया तो है ही भले इसके आसपास का,
but this area is something what we say as Zagros Mountains. तो आपके एंट्री के लिए टोपोग्राफी काफी रग्ड टोपोग्राफी जहां पे आप एंट्री कैसे करोगे। एंड इसके आगे अगर हम बढ़े तो दिस इज अगेन अनदर डेजर्ट रीजन। आप कोस्टल साइड्स में घुस जाओगे लेकिन डेजर्ट्स आपको फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए आर्मी, फुट आर्मी सोल्जर्स अगर आपको लेकर आना ईरान के केस में, आपके लिए बहुत चांसेस कम है। इधर यू कम थ्रू इधर अजरबैजान, कैस्पियन सी और ये चीज। बट कैस्पियन सी में अगर आप एंटर करना चाहोगे दैट मींस कैस्पियन सी के नॉर्थ में अगर आप देखो रशिया है, यूएस और इजराइल एक तरह इस रूट को यूज करके ईरान में एंट्री नहीं कर सकते, काफी मुश्किल हो सकता है। मैरीटाइम स्क्रूटिनी भी, सर्विलांस भी रशिया अपना कर रहा होगा कैस्पियन सी में, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फुट सोल्जर ईरान के केस में तो उतारना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट कम्स व्हेन इट कम्स टू इजराइल, when it comes to Israel, we will see one more thing is that Israel का this region, it has Negev desert. अगेन इसका भी एक एरिया में आपको डेजर्ट दिख रहा है। दैट मीन्स अगेन आपके लिए इधर भी रग्ड टोपोग्राफी की ईरान एकदम से एंटर कर जाए। और नेगेव डेजर्ट में इजरायली सोल्जर्स काफी ज्यादा स्क्रूटिनी करते हैं। तो उस बेसिस में वी विल सी दैट कि आपका इजराइल में भी फुट सोल्जर्स लाना मुश्किल है। नेक्स्ट कम्स कि भाई इसमें इंडिया का इंटरेस्ट कैसे फंसता है भाई। नाउ यहीं पे एक छोटा सा इलाका है, मैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और ये थोड़ा सा पॉइंट को डिलीट कर रहा हूं। यहां पे अगर हम देखें दिस इज व्हाट वी से चाहबार पोर्ट है, जिसको इंडिया ने अपने इन्वेस्टमेंट से बिल्ड किया है। चाहबार पोर्ट इंडिया ने क्यों बिल्ड किया? क्योंकि इंडिया का एक तरह से इंडिया वाज आंसरिंग टू चाइनाज, या इट वाज आंसर टू ग्वादर डायलेमा जिसे हम कहते हैं। ग्वादर पोर्ट को इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में ये जो है उसको किसने किया? चाइनीज इन्वेस्टमेंट। क्यों? चाइना को क्या दिख रहा है कि भाई अरेबियन सी और ये जो बे ऑफ बंगाल मुझे क्रॉस करके ये जो रीजन क्रॉस करके आना है, वहां पे अगर कल के दिन इंडिया ने मुझे मेरे रोका तो मेरा ट्रेड डिसरप्शन हो सकता है। तो बेटर ये कि मैं पाकिस्तान के थ्रू इधर आऊं और यहां से अपना एनर्जी सप्लाई लेके चला जाऊं। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। तो ग्वादर पोर्ट डेवलप करने का रीजन क्या था? इट इज like Chahbar port is answer to Gwadar dilemma. Gwadar port is answer to China somewhere मलक्का डायलेमा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप देख पाओगे कि अरे अंडमान निकोबार उसके इलाके के पास आता है। वहां पे अगर अगेन अंडमान निकोबार में इंडिया अपना इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बना रहा है, तो इंडिया कल के दिन अगर उस चीज को रोकता है तो चोक कर सकता है चाइनीज के ग्लोबल ट्रेड, मतलब चाइनीज के ट्रेड सप्लाई को। तो उस बेसिस में इट अफेक्ट्स। अब चाहबार पोर्ट के लिए क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था? बिकॉज इंडिया न्यू कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा हॉस्टाइल रिलेशंस है। इफ आई नीड टू एंटर टू अफगानिस्तान ये एरिया और देन टू सेंट्रल एशिया, मैं यहां से आगे जा सकता हूं। जेरान डेलारम आपने पोर्ट पे उतारा और यहां से फिर अगर आपको रेलवे लिंक या रोडवे जैसा आपको करना, वहां अगर जाना है, आपने क्या किया? यहाँ पे जेरान डेलारम रेलवे लिंक बना के रखा है। फर्दर अगर आपको जाना है तो कंधार हेराहत रोडवेज हाईवे बना के रखा है। तो इंडिया का हाई इन्वेस्टमेंट इस रीजन में, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है मेरा जो ट्रेड रिलेशन में बेटर कर सकता था सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, और इसके थ्रू फिर मैं अगर फर्दर यूरोपियन कंट्रीज में एंटर करना चाहो तो ये मेरा बहुत अच्छा वे आउट था। इनफैक्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, ये इस चीज का एक मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। अभी इसका ईस्टर्न विंग ऑलरेडी ओपन कर दिया गया, जहां रशिया से लेकर ईरान तक जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज को आप लेकर आ सकते हैं। फर्दर अगर आपको चाहिए तो इंडिया चाहेगा कि भाई उस चीज को फैसिलिटेटर की तरह यूज करे और यूरोप में एंटर करे। हालांकि इंडिया ने एक ऑल्टरनेटिव इसका भी ओपन कर लिया है G20 के थ्रू, जब इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली, दैट वाज इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। अगर हम देखें कि आप यहां से आएंगे गुड्स लेकर, इजराइल उतरेंगे और इजराइल से आप ग्रीस, साइप्रस, उधर आप जा सकते हैं। बट अगेन क्योंकि मेडिटेरियन सी भी इस टाइम थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगी, जस्ट बिकॉज
आपका इजराइल का वॉर चल रहा है, इजराइल एंड ईरान का वॉर चल रहा है मेडिटेरियन सी के, खासकर ईस्टर्न जो आपका विंग है, ईस्टर्न आर्म जो है जिसे हम लेवांट कहते हैं, यूपीएस इज ऑल्सो आस्क्ड अबाउट इट, ये अभी अनस्टेबल। अगर आप यहां से शिपिंग शायद लेकर जो आपके कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ सकता है। तो एट दिस मोमेंट इंडिया ट्रेड रिलेशन, दैट ऑल्टरनेटिव जो ट्रेड रूट था वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है, उसका इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो सकता है। सो ज्योग्राफिकली अगर हम देखें, ईरान इजराइल वॉर एंड ईरान इजराइल अमेरिका वॉर, दिस हैज अ वेरी हाई लेवल इंपैक्ट। जितना आप रशिया यूक्रेन में फिर भी थोड़ा लिमिटेड देख पाओगे, ईरान और इसका अगर जो मैंने भी बातचीत किया, चाहे वो ट्रेड रिलेशंस हो, चाहे ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस हो, चाहे आप अगर आर्म फुट सोल्जर भी, अगर फुट सोल्जर को भी अगर आपको उतारना हो, उन केसेस में भी अगर आप देखें ये आपका फंसेगा ही फंसेगा। तो इस वजह से इजराइल ईरान अमेरिका ये जो वॉर है काफी ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, जहां ज्योग्राफी का थोड़ा एक डायमेंशन आता है, वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन। आई होप यू हैव गॉट अ ब्रॉडर आइडिया कि हाउ कैसे चीजें आगे बढ़ सकती हैं, क्या क्या इसके जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, एंड देन आगे इसका क्या जियोपॉलिटिकल फर्दर इंप्लीकेशन होगा, उसको उस अकॉर्डिंग फर्दर एसेस किया जाएगा आगे आने वाले वीडियोस में। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।